ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास मेरे ख्याल में हम लोगों ने कुछ एक फॉर्मूला वगैरह देखा था। अब देखो एक बार, ये सारा ऑपरेशन ऑन सेट्स हमने देख लिया था, ठीक है ना। और ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है कि जितना भी एग्जाम्पल हो सकता है वो भी हमने देख लिया था। और ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बाद में मतलब एग्जाम्पल्स खत्म करने के बाद में एक्सरसाइज में दे रहा फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि हम लोग को कर लेना चाहिए। और इसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो लिखो हेडिंग आप लोग, एक्सरसाइज 5.3। इसका सारा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, जो एकदम से सिंपल क्वेश्चन है उसको मैंने छोड़ दिया है। जो मुझे लगता है कि खुद से नहीं होगा आपसे, वही क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखो इसको, पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट का मीनिंग क्या था? नो कॉमन एलिमेंट। अब आप देखो कि इसमें और इसमें कॉमन है कुछ, क्या कॉमन है बताओ? ई कॉमन। तो ये डिसजॉइंट होगा कि नहीं होगा? ये डिसजॉइंट तो नहीं होगा। सेकंड देखो 2 6 10 14 18 3 7 11 15, वो इवन है, ये ऑड है, कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये डिसजॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, ये बोलता है 1 2 3 4 और ये बोलता है कि x इज अ नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 4 and 6 और 4 पे इक्वल 6 पे भी इक्वल है। तो ये कलेक्शन एक्चुअली क्या हो जाएगा बताओ? आई थिंक 4 5 6। तो 4 तो कॉमन दिख रहा है ना यार दोनों में, तो डिसजॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? डिसजॉइंट नहीं हुआ। नेक्स्ट 4 नंबर देखो, x इज अ इवन इंटीजर और वो बोल रहा है कि x इज एन ऑड इंटीजर। अभी देखो इवन और ऑड के बीच में कभी कुछ कॉमन नहीं हो सकता, इवन और ऑड के बीच में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो ये डिसजॉइंट होगा कि नहीं होगा? ये डिसजॉइंट हो जाएगा, कॉमन कुछ नहीं तो डिसजॉइंट होगा। क्लियर मेरे ख्याल? ये वाला खत्म। 4 नंबर पे देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। सारा एक एक दो दो लाइन का ही क्वेश्चन सब ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है इसमें। फिर अपन एक बहुत प्यारा चीज पढ़ेंगे आज। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज, इसको क्या पढ़ते थे, प्रॉपर सबसेट कि इम्प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी? ये पहले पूछा हुआ, फिर पूछा हुआ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको डायरेक्टली अटेम्प्ट करने से पहले मैं काम करता हूँ कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोग के लिए, ध्यान से देखना। ए का वैल्यू लेट अस इमेजिन कि 1 2 3 लिखा हो, ठीक है। अब अगर ए को बी का प्रॉपर सबसेट होना है तो बी में कम से कम क्या होना पड़ेगा? 1 2 3 को तो होना ही पड़ेगा, 1 है 2 है और 3। और प्रॉपर बनाने के लिए कुछ और एडिशनल भी लेना पड़ेगा। अगर मान लो कि बी में सिर्फ 1 2 3 ही रहता है तो ये प्रॉपर सबसेट होगा कि इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा? इम्प्रॉपर। बट मेरे को तो प्रॉपर चाहिए, तो 1 2 3 तो लिया, साथ में कुछ और भी ले लेते हैं, 4 ले लो, 5 ले लो, चलेगा? तो इन दोनों को देख के हम क्लियरली कह सकते हैं यार इस सिचुएशन में ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये तो हो रहा है पक्का। अब इस सिचुएशन में आप खुद के कॉमन सेंस से सोचो कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इन दिस सिचुएशन। एक बार बी मत बोलो, एक बार अगर हो सके तो मेरे को एलिमेंट्स बताओ, 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि ए यूनियन बी के ऑपरेट करने का तरीका क्या था कि जो ए में आ रहा है आप उसको भी ले लो, जो बी में आ रहा है आप उसको भी ले लो, और कोई आदमी अगर दोनों में आ रहा था आप उसको भी ले लो। तो आप जब ए यूनियन बी यहां पर बनाओगे, यहां पर डेवलप करोगे, तो वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 विच इज सेम एज व्हाट? बी। ठीक है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका आंसर क्या रहेगा सोचो। पहले रूस्टर फॉर्म बताओ। आई थिंक 1 2 3, सहमत हो मेरे बात से? और 1 2 3 आपको किसके बराबर फील दे रहा है? ए के बराबर फील दे रहा है, तो ये ए हो गया। आया बात समझ? अब आपको मैं यहां पर लॉजिक समझाता हूं कि आप इसको याद कैसे रखोगे फ्यूचर में। जब कभी भी ए प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का, तो इसमें एक बात पक्का है कि भाई ये है स्मॉल और ये है बिग। सही कह रहा हूं मेरे ख्याल? जब भी ए क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो वी आर वेरी श्योर कि ये हो जाएगा स्मॉल सेट और ये क्या हो जाएगा? बिग सेट। इस सिचुएशन में याद रखना कि ए यूनियन बी का आंसर विल बी बिग सेट। ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा? बिग सेट। और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा? स्मॉलर सेट। इसमें बिग सेट कौन सा है? बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें स्मॉल सेट कौन सा है? ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? और ये एक मतलब फैक्ट है, आप इसको हर जगह लगा सकते हो, लेकिन बस ये डायरेक्टली लगाने के लिए ये प्रॉपर सबसेट होने वाला कंडीशन वैलिड होना बहुत जरूरी। ठीक है मेरे ख्याल में? लिख लीजिए इसको। डन सबका? अगला क्वेश्चन देखो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सोचो इसके बारे में। ये कह रहा है कि लेट यू बी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन मतलब
जितना भी ट्राइंगल ब्रह्मांड में हो सकता है, टेढ़ा, बेका, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलिन, ठीक है, सारा ट्राइंगल का कलेक्शन ले लो आप, ठीक है। इफ अ सेट, ये कैपिटल ए बोल देता हूं, इफ कैपिटल ए, अब इसको ऐसे सोचो, इफ कैपिटल ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स in that plane with at least one angle different from 60 degree, what is a complement? कॉम्प्लीमेंट याद है आपको? कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर में वो सारा एलिमेंट जो ए में ना आ पाया, जो ए में ना आ पाया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए का कॉम्प्लीमेंट। और इसको निकालने का एक तरीके से हमने फॉर्मूला भी देखा था, वो क्या था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी इज इक्वल्स टू यू माइनस ए का कार्डिनलिटी। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होता था? यू माइनस ए। एक एग्जांपल फिर से दे देता हूं, मान लो कि जैसे मैं बोलूं कि u इक्वल्स टू 1 से लेके 10 और मैं बोलूं कि a इक्वल्स टू प्राइम नंबर, तो a में क्या क्या आएगा? 2, 3, 5, 7। और अगर मैं a कॉम्प्लीमेंट का बात करूं तो उसमें क्या क्या है? 1, 4, 6, 8, 9, 10। और ये आप कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन से भी सोच सकते हो, और अगर आपने u में से a को माइनस कर दिया तो भी यही आएगा। आया बात समझ? तो यहां पर आपको a कॉम्प्लीमेंट बताना है कि a कॉम्प्लीमेंट का आंसर इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो। करें बात, U में मेरे ख्याल में हर टाइप का ट्राइंगल है, तो U में ऐसा ट्राइंगल भी है जिसका सारा एंगल 60 डिग्री है, ऐसा ट्राइंगल भी है जिसका एक एंगल 60 डिग्री है, बाकी एंगल अलग है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर 2 एंगल 60 डिग्री, एक एंगल अलग होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 एंगल अगर 60 डिग्री हो गया तो थर्ड वाला को भी 60 डिग्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी बोल के भी कोई चीज है। आया बात समझ? तो U के अंदर में अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में 2 ही टाइप का ट्राइंगल होगा उसमें। एक टाइप का ट्राइंगल ऐसा जिसमें सारा एंगल 60 डिग्री होगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक टाइप का ट्राइंगल ऐसा जिसमें या तो एक एंगल 60 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल अलग है, या हो सकता है कि तीनों एंगल अलग है। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ए में कौन सा ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल अलग है, वो भी ए में है, और जिसमें एक एंगल 60 डिग्री है, बाकी 2 एंगल अलग है, वो भी ए में है, ठीक है ना। तो यू में से अगर आपके ए वाला पार्ट माइनस करते हो तो क्या बचेगा आपके हाथ में? सिर्फ वो ट्राइंगल्स जिसमें तीनों एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। इसीलिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? लिख लो। Here a complement is equals to, here a complement is equals to set of all equilateral triangles. Here a complement is equals to set of all equilateral triangles. ठीक है, ये सेम क्वेश्चन रिवर्स वे में भी पूछ सकता था, आपको बोल सकता था कि देखो U is the set of all triangles in a plane, okay, A is a set of equilateral triangles। उस सिचुएशन में ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा? सेट ऑफ नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सोच के देखो, यदि A में सारा इक्विलेटरल आ गया और आपको अगर A कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब आप U यानी कि सारे ट्राइंगल में से क्या रिमूव कर दोगे? सारा इक्विलेटरल ट्राइंगल रिमूव कर दोगे, और सारा इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आप रिमूव कर देते हो तो क्या बचेगा आपके पास? ऐसा ट्राइंगल जो इक्विलेटरल है कि इक्विलेटरल नहीं है? मेरे ख्याल में इक्विलेटरल नहीं है। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा देखो, वो चीज थोड़ा सा जेनरिक हो जाएगा, वो मत करना, ठीक है ना। ये चीज के लिए मैंने क्लास में मना किया था, ठीक है। ये बड़ा अजीब सा हो जाता है कि a डैश इक्वल्स टू सेट ऑफ दोज triangles that are not in A। अब ये मैं बोलूंगा कि देखो टेक्निकली इट्स राइट, ठीक है, बट ये लिखना, अब सोच के देखो ना, फिर तो आप अपने दिमाग को चला ही नहीं रहे हो, अब तो बस डेफिनेशन वहां छाप दे रहे हो। आया बात समझ? उसमें भी थोड़ा सा रिस्क है, हो सकता है कोई नाम आपसे छूट जाए, अब वो भी रिस्क मत लेना, ठीक है। एक में अगर मानो कि ये नॉन इक्विलेटरल कलेक्शन है तो आपको कॉम्प्लीमेंट बोलना है कि इट इज इक्विलेटरल, और अगर ए का खुद का वैल्यू इक्विलेटरल हो तो आप बोलोगे नॉन इक्विलेटरल, इतना बोल के छोड़, ठीक है। नहीं तो फिर अगर नाम मेंशन करोगे ना तो फिर आपको आइसोसेलेस, स्केलिन, ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, कुछ भी छूट गया तो दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए नाम मेंशन ना ही करो तो अच्छा। और लास्ट क्लास में कोई एक स्टूडेंट सजेस्ट कर रहा था कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट को मेंशन कर देते, तो देखो ये एकदम गलत तरीका है, इसमें तो आप अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे हो, बस डेफिनेशन को फॉलो कर दे रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं करेंगे, क्लियर मेरे ख्याल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, बस आपको वैल्यूज बताना है। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर डिटरमाइन द फॉलोइंग सेट्स। ए यूनियन भी बताना है पहले, आप बोलो क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब
मैं एक बार मार्क कर देता हूं, इस ग्रीन कलर से शेडेड पोर्शन में आने वाला सारा व्यक्ति, बोलो क्या होगा? 0 1 2 3 4 7 8 डन। ए इंटरसेक्शन बी में 1 और 7, वेरी गुड। ए माइनस बी में 2 4 और ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये समझ में आया सबको? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया बताओ? एक बार इसको मिटा देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब था दोनों में कॉमन ये पोर्शन, इसीलिए 1,7। फिर क्या है बताओ? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब था पूरे ए में से ये कॉमन वाला पोर्शन हटा दो, जो बचेगा इसको कहते हैं ए माइनस बी, इसीलिए आंसर क्या हुआ? 2,4। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, इसका मतलब समझो, पहले मतलब समझो। ए इंटरसेक्शन बी ये है, आ रहा बात समझ? डैश का मतलब इसको छोड़ के जितना कुछ है वो सब कुछ चाहिए, ठीक है? क्या आएगा बताओ? करो, ट्राई करो, यहीं से स्टार्ट कर दो सीधा। 5 2 4 1 7 को छोड़ना है, 8 3 0 9,6 कॉपी कर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ सुटेबल वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है? ए यूनियन बी होल डैश। देखना क्या होगा, आप लोग एक बार बनाना मत, पहले देख लो अच्छे से। मान लो कि ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट यू, हमको ए यूनियन बी बनाना पड़ेगा पहले और फिर उसका डैश चाहिए। तो आप एक ए ले लो, एक आप यहाँ पर दोबारा से लेट से बी ले लो, और अब सोचो कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है यहाँ। मेरे ख्याल में ये जो ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूँ ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा ए यूनियन। और ए यूनियन बी होल डैश का मतलब क्या हो? इसके अलावा यू में जो भी आ रहा है वो सब कुछ ए यूनियन बी होल डैश हो गया। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, लेट से येलो कलर का ले रहा हूँ, और येलो से मैं जो भी ये शेड कर रहा हूँ एरिया, ये एरिया किस में आ जाएगा बताओ? ए यूनियन बी होल डैश। आई होप समझ में आ रहा होगा, ए यूनियन बी, ठीक है? आप कॉपी में क्या करना कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि आपके पास में दो कलर तभी होगा नहीं, ब्लू ही होगा बस। तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो, बस बाहर वाले को शेड कर दो एंड उसको बोल दो कि इट इज ए यूनियन बी होल डैश। करो फटाफट, कॉपी करो। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ये क्या हो जाएगा बताओ? देखना ध्यान से, ये ए, फिर ये वाला लेट से बी। ए इंटरसेक्शन भी कौन सा पार्ट होगा? मेरे ख्याल में पिंक कलर से मार्क कर देते, ये देख रहे हो? ये वाला क्या होगा बताओ? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये ए है, ये बी है, और ये पिंक पोर्शन हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। और आपको चाहिए इसका होल डैश, इससे क्या होगा? आप व्हाइट कलर से मार्क कर देता हूं मैं ऐसे। देखो ये जितना व्हाइट पोर्शन है ये इवन ए और बी से भी पास हो रहा है। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपके लिए? ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। कर लो कॉपी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। लास्ट क्लास एक चीज पे हमने बात किया था जिसको हम कहते थे डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ बताऊं? डी मॉर्गन्स लॉ। याद है वो क्या था? कि ए यूनियन बी होल डैश लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और ए इंटरसेक्शन बी होल डैश लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसको क्या हम क्लब करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बताओ जरा। ए यूनियन बी होल डैश, इसका मतलब तो एक ही होगा। और इसका फोटो तो हम बना चुके हैं। कहाँ बनाया? नंबर 1 में। लिखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल डैश, इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल डैश। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल डैश। आगे लिखो हेंस द वेन डायग्राम will be same as Roman 1. Hence the Venn diagram will be same as Roman 1. Will be same as Roman 1. Clear मेरे ख्याल में?
नेक्स्ट पे आ जाओ आप 4 नंबर पे, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ का ही एप्लीकेशन है। इसका क्या हो जाएगा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, और इसमें भी लिखूं hence Venn diagram will be same as Roman 2, hence Venn diagram will be same as Roman 2। चलो तो इसके साथ में एक्सरसाइज 5.3 पूरा खत्म। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। इसके नीचे एक सब हेडिंग लिखो, सम बेसिक रिजल्ट्स ऑफ कार्डिनलिटी, सम बेसिक रिजल्ट्स ऑफ कार्डिनलिटी, सम बेसिक रिजल्ट्स ऑफ कार्डिनलिटी। वैसे तो देखो कार्डिनलिटी शब्द का मतलब आपको याद ही होगा कि इसका मीनिंग क्या था, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर देते। यहाँ बोर्ड पर देखो सर, कार्डिनलिटी वर्ड का मतलब क्या होगा। मान लो कि एक सेट है ए जिसके अंदर में एलिमेंट्स है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। इसमें कार्डिनल ए का मतलब क्या होता है 5, और ओवरऑल इसका डेफिनेशन क्या था कि जिस सेट का आप कार्डिनलिटी निकालना चाहते हैं उसके अंदर में आने वाला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर आने वाला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये बात समझ में आता है। तो हम कार्डिनलिटी से एसोसिएटेड खूब सारा रिजल्ट है, उसको एक एक करके अभी थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे को एज अ फॉर्मूला याद रखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आप एक एक करके पहले लिख लो, फिर मैं बता दूंगा आपको। लिखो नंबर वन, इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, बोर्ड पर देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट देन cardinality of A union B, then cardinality of A union B is equals to cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, cardinality of A union B is equals to cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B। अब देखो वैसे तो ये चीज एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि कैसे आए, ये कहां से आए, ठीक है, फिर भी एक बार मैं थोड़ा कोशिश करूंगा आपको समझाने का, याद रहे तो भी ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है, परेशान नहीं होना उसके लिए। हाँ, अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सोचना, जो ये मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं ना, उस एरिया में आने वाला जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उसको हम मन में एक बार अज्यूम करके चलेंगे कि वो पी होगा। कितना होगा बताओ, पी। फिर आप सपोज करो कि ऑरेंज ले लेते हैं, ये जो ऑरेंज कलर से मार्क किया हुआ पोर्शन है, इसमें आने वाला जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उसको हम कितना मान के चलेंगे बताओ, क्यू। और लास्टली एक बार हम येलो ले लेते हैं, तो येलो वाले एरिया में जितना भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उसको हम क्या मान के चलेंगे बताओ, आर। यहां तक समझ में आता, ठीक है मेरे ख्याल में। अब नेक्स्ट आप जरा सोचो कि आपको यदि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, आपको यदि कार्डिनलिटी ऑफ क्या चाहिए बताओ, ए यूनियन बी, तो क्या हम सेफली ऐसा कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी मींस, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी मींस ये पूरे ग्रीन पोर्शन में आने वाले सारे एलिमेंट्स का एक एक बार काउंटिंग। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी मींस इस सारे ग्रीन पोर्शन में आने वाले हर एलिमेंट का एक एक बार काउंटिंग। एम आई राइट? पक्का? और मेरे एजम्पशन के हिसाब से बहुत ज्यादा चमक रहा है नहीं, हमारे एजम्पशन के हिसाब से हम इसको क्या ले सकते हैं पता है, हम बोल सकते हैं कि यार P प्लस Q प्लस R। व्हाट डू यू से? इस पोर्शन का सारा आदमी एक बार काउंट कर लिया, P मान लिया उसको, इस पोर्शन का सारा आदमी एक बार काउंट कर लिया, Q मान लिया उसको, और इस पोर्शन का सारा आदमी एक बार काउंट कर लिया, R मान लिया उसको। चलेगा मेरे ख्याल। अब देखो कि मैथमेटिकली अगर मैं यहां पर ऐसा करूं कि दिस इज इक्वल्स टू P प्लस Q प्लस R प्लस Q माइनस Q, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। व्हाट डू यू से? एक ही बात है ना, Q कट रहा है, देखो Q कट रहा है, चलेगा मेरे ख्याल। अब लेकिन इस एक्सप्रेशन को आप बहुत ही शानदार चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। आपको बताता हूं कैसे। इसका एक जोड़ा बना दो, इसका एक जोड़ा बना दो और इसको अकेले छोड़ दो, एंड यू विल फाइंड कि वाह मैजिक हो गया।
समझना थोड़ा ध्यान से। P प्लस क्यू आपके इस फोटो में क्या है? मेरे ख्याल में P प्लस क्यू का मतलब है कंप्लीट सर्कल ऑफ P। देखो P और Q मिला के यही तो होगा। तो P प्लस क्यू वाले पोर्शन को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं बताओ? आई थिंक कार्डिनलिटी ऑफ ए बोलना उचित हो। नहीं आया समझ? डू यू गेट द फील कि मैं क्या करना चाह रहा हूं? व्हाट अबाउट आर प्लस क्यू वाला पोर्शन? देखो पीले रंग से ये जिसको जिसको मैं शेड कर रहा हूं ये सारा मिला के तो क्यू प्लस आर ही होगा ना। और वो गोला किसका गोला है? बी का गोला है। तो इस पोर्शन को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं? प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी से। ठीक है। और अकेला क्यू पे यदि आप फोकस करोगे, अकेला क्यू पे इस पे फोकस करोगे तो ये क्या है? ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। तो क्यू को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो बताओ? माइनस बोलो क्या? कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी को वी कैन ऑलवेज राइट इट एज व्हाट? कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। प्रूफ नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बस आपको रिजल्ट जो है वो बढ़िया से पता होना चाहिए। और ये कौन से कंडीशन में अप्लाई करोगे ये भी आपको पता होना चाहिए। जब ए और बी डिसजॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, दे आर नॉट डिसजॉइंट। क्लियर मेरे ख्याल में? नेक्स्ट लिखो नंबर 2। नंबर 2 में ऐसे बोल दो आप भी, अनदर फॉर्मूला। अनदर फॉर्मूला इसके नीचे लिखो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस सी और प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अगर लास्ट क्लास का चीज सब आप लोग को याद है तो थोड़ा आपको ये याद होगा कि अगेन ये जो पिंक पोर्शन है इसको हम टेक्निकली क्या कहते थे? ए माइनस बी। फिर सपोज करो कि ये जो येलो पोर्शन है इसको हम क्या कहते थे बताओ? बी माइनस ए वेन डायग्राम में। और मान लो कि ये जो ग्रीन पोर्शन है ये वाला इसको हम क्या बोलते थे बताओ? ए इंटरसेक्शन। आया बात समझ? अब वापस से देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए इन बी का मतलब क्या है कि ये पूरा जो शेडेड रीजन है ना, इस शेडेड रीजन में आने वाले हर एलिमेंट का एक एक बार काउंटिंग, यही मीनिंग है इसका। तो इसको आप चाहो तो एक तो ये फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दूसरा आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी मीन्स कि पिंक वाले एरिया में आने वाले सारे एलिमेंट्स का काउंटिंग। कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए मीन्स येलो एरिया में आने वाले सारे एलिमेंट्स का काउंटिंग। एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ग्रीन वाले एरिया में आने वाले सारे एलिमेंट्स का काउंटिंग। और सबको यदि ऐड कर दिया तो सारे पोर्शन को एक एक बार काउंट कर लिया। एंड उसका पूरा आंसर शुड बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ व्हाट? ए यूनियन बी। नेक्स्ट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर हमको कब ये वाला यूज करना चाहिए और कब हमको ये वाला यूज करना चाहिए? तो देखो दैट विल टोटली डिपेंड कि क्वेश्चन में किस टाइप का इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू एंड किस टाइप का क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। कैसा इंफॉर्मेशन दिया है और कैसा सवाल पूछा है, अकॉर्डिंगली वी विल चूज आवर फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी होल क्यूब के लिए मेरे पास में दो फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैं तो दोनों यूज कर सकता हूं, कहां कौन सा लगाऊंगा दैट विल अगेन टोटली डिपेंड कि सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा है। कहीं पे पहला वाला अच्छा होगा, कहीं पे दूसरा वाला अच्छा होगा। पता तो हमको दोनों होना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में? चलिए अगले फॉर्मूले पे चलिए, लिखिए इफ A and B are disjoint sets, if A and B are disjoint sets, if A and B are disjoint sets, then cardinality of A union B is equals to cardinality of A plus cardinality of B। ये देखो बहुत ही बच्चा वाला चीज है, इसका प्रूफ भी समझो। हमारे लिए तो टेक्निकली फॉर्मूला नंबर 1 से अगर मैं सोचूं तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता था? कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यदि ए और बी हो जाता है डिसजॉइंट, ए और बी क्या हो जाता है? डिसजॉइंट, उस सीन में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, कि भाई कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन, उसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ कॉमन है ही नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। if A intersection B is 5, then cardinality of A intersection B will become how much? 0.
ये जीरो होने के चक्कर में दिस पार्ट इज गोइंग टू वैनिश, इट विल बिकम जीरो, एंड उसके चक्कर में फॉर्मूला में सिर्फ क्या बचेगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, दैट्स इट। नहीं आया समझ, चलेगा? ओके, नेक्स्ट लिखो आप लोग कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी minus cardinality of B. This is equals to cardinality of A minus cardinality of A intersection B. ठीक है, देखो एक बार ध्यान से सोचना, मैं एरिया कंपैरिजन से आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि क्यों ये सारा फॉर्मूला वैलिड रहेगा। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ, कार्डिनलिटी ऑफ A माइनस बी का मतलब मेरे ख्याल में ये शेडेड पोर्शन ही तो है, ये कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी। एक बार आप थोड़ा सा इसका मीनिंग सोचने का ट्राई करना, इसका मीनिंग सोचने का ट्राई करना। ठीक है, देखो यहां देखो, हाउ विल यू ट्राई टू थिंक अबाउट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? आई थिंक ये सब कुछ नहीं क्या, एंड फ्रॉम दैट इफ यू माइनस द सर्कल ऑफ बी, सोचना ध्यान से, फ्रॉम दैट इफ यू माइनस द सर्कल ऑफ बी, डू यू थिंक कि यही एरिया बचा हुआ रहेगा? आया बात समझ? अगर ए यूनियन बी का सोचोगे ना तो वो ये पूरा कवर कर लेगा, और उसमें से बी का सर्कल अगर आप माइनस कर दोगे तो अल्टीमेटली आपके पास में यही एरिया बचेगा। इसीलिए दिस इज इक्वल्स टू दिस, पहला बात। और इसको तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले भी देखा है हमने कि ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आज फिर से देख लेते हैं, ए का मतलब क्या है, मेरे ख्याल में ये पूरा सर्कल, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, मेरे ख्याल में ये पोर्शन। तो यदि पूरे सर्कल में से ये पोर्शन हटा दोगे तो क्या बचेगा, वही शेडेड पोर्शन। इसीलिए इसका फॉर्मूला ये वाला भी हो सकता है और इसका फॉर्मूला ये वाला भी हो सकता है। अगेन कब कौन सा यूज करेंगे तो टोटली सवाल पे डिपेंड करेगा कि क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके हिसाब से चूज करेंगे हम लोग। ओके, लिखो। अच्छा, ये हो गया लिखना वैसे। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसी का भाई है, लिखो एन बी माइनस ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल्स टू cardinality of A union B minus cardinality of A is equals to cardinality of B minus cardinality of A intersection B। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूं, सेम ही एक्सप्लेनेशन है जैसा पिछले बार था, बस क्या कि ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो आप लोग कार्डिनलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, कार्डिनलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ U माइनस कार्डिनलिटी ऑफ E। ये भी देखो वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो मान लो कि मेन आपकी अंडरस्टैंडिंग था उसी के बेसिस पे, बाकी अगर चाहो तो एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। कार्डिनलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी ऑफ यू का मतलब क्या होगा? थोड़ा बड़ा है, बहुत ज्यादा ही शेड करना पड़ेगा मुझे, ये सब कुछ राइट पूरा ही आ जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। अभी इसमें से यदि आप ए हटाते हैं, यानी कि ये पिंक वाला गोला हटा देंगे और ये हटा देंगे तो क्या बचेगा, उसके बाहर का जो शेडेड पोर्शन है वही बचेगा। हेंस दिस शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट इस पे थोड़ा स्टार लगा देना, ठीक है, इस पे थोड़ा स्टार लगा देना आप। लिखो कार्डिनलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। थोड़ा ध्यान से देखो, ज्यादा टफ नहीं। डू यू रिमेंबर डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता था? तो आप याद करो इसका और इसका वैल्यू शायद सेम होगा। ए यूनियन बी होल डैश मींस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो डी मॉर्गन्स लॉ से हम यहां से यहां जंप कर गए, पहला बात। दूसरा बात है कि अभी अभी हमने सीखा कि कोई चीज का होल डैश अगर रहेगा तो उसका कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। तो यहां पर हमारे पास में क्या है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो वहां से इस फॉर्मूला का समझो कि एक्सप्लेनेशन की एप्लीकेशन आता है। क्लियर मेरे ख्याल? चलूं आगे।
नेक्स्ट लिखो कार्डिनलिटी ऑफ यू ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसमें भी देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये वाला भी। मान लो कि आपके पास में दो सेट है ए और बी, ठीक है, ए और बी, देखना ध्यान से, ये ए है और ये मान लो कि आपका बी और ये मान लो कि आपका यू, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखो कि जो एरिया का बात है तो जनरली आपको क्या फील आ रहा है, बताओ किसका एरिया बड़ा हुआ, यू का कि ए यूनियन बी का? ये ऑब्वियसली उसके अंदर छोटा सा पार्ट है उसका, बाकी यू तो बहुत बड़ा है। तो टेक्निकली फोटो देख के हमको समझ में आ जा रहा है कि यार जनरली ना ऐसा ही होना चाहिए कि यू इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जनरली ऐसा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ए इज इक्वल्स टू आप ले लो 1 3 5 7 9, यानी कि 10 तक का सारा ऑड नंबर्स। बी इक्वल्स टू आप ले लो 2 4 6 8 10, क्या ले लोगे बताओ? 2 4 6 8 10 चले गए यहां तक। इस सिचुएशन में आपको करना है ए यूनियन बी, क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मान लो कि मैं यू को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही मान के चलो, तो इस सिचुएशन में ए यूनियन बी और यू क्या हो गए? इक्वल। तो कभी कभी थोड़ा ध्यान से डिजाइन अगर बनाएंगे हम लोग तो ये इक्वल भी हो सकता है, बट जनरली यू का जो कार्डिनलिटी है वो ए यूनियन बी के कार्डिनलिटी से क्या रहेगा बताओ? बड़ा। सो आइदर दिस इज ग्रेटर देन दिस और इट विल बी इक्वल टू दिस, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी यू के कार्डिनलिटी से भी क्या हो गया? बड़ा। ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यू का कार्डिनलिटी ए यूनियन बी के कार्डिनलिटी से या तो इक्वल और या फिर क्या रहना चाहिए? बड़ा। क्लियर मेरे ख्याल? अगला पॉइंट लिखो, थोड़ा बड़ा सा है, लिखो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। थोड़ा बोर्ड पर देखते देखते लिखना, हाँ लिखो कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और फिर लास्ट में प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, देखो इसका प्रूफ में तो नहीं जाएंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला वेरीफाई करके दिखा देता हूं कि क्यों ये वाला रिजल्ट ट्रू है। फाइन, देखना जरा ध्यान से और सुनते जाने, कुछ अगर डाउट हो तो बताना। सिंस 3 सेट है तो 3 गोला बना लेते हैं हम लोग। देखो यहां पे लेट्स से कि ये वाला ए सेट है, ये वाला बी सेट है और ये वाला क्या है? सी सेट। पहले मेरे को ये बताओ आप कि इसका क्या मतलब है ए यूनियन बी यूनियन सी के कार्डिनलिटी? मेरे को लगता है कि इस पूरे एरिया में आने वाले सारे एलिमेंट्स का एक एक बार काउंटिंग, यही तो मतलब है इसका। ठीक है, अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं कि ये फॉर्मूला भी अगर मैं फॉलो करूं तो मैं इस सारे एरिया के सारे एलिमेंट को बस एक एक बार काउंट करूं। ठीक है, अब वेरिफिकेशन थोड़ा शानदार है, अब बस ध्यान से देखते जाइए, कुछ ना समझ में आए तो पूछिए। ठीक है ना, एन ए जब मैंने लिया तो ए से एसोसिएटेड जो सर्कल था उसके सारे एरिया को मैंने एक एक बार काउंट किया। एक बार इसको कर लिया, एक बार इसको कर लिया, एक बार इसको कर लिया और एक बार इसको कर लिया, क्योंकि ए के सर्कल में वो सारा पार्ट आ रहा होगा। जब मैंने बी को लिया तो मैंने बी के सर्कल के अंदर आने वाले सारे एरिया को एक एक बार काउंट कर लिया होगा। तो ये तो एक बार आया होगा, ये भी एक बार आया होगा, लेकिन ये ए में एक बार आ चुका था। अब बी में फिर से यदि लिया है तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, और ये कितना हो जाएगा बताओ? ये भी 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके, फिर जब मैं सी का एरिया लूंगा तो फिर सी का पूरा सर्कल काउंट होगा एक एक बार। ये अभी तक काउंट नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम काउंट हो रहा है। एक ये पहले एक बार काउंट हो चुका है बी में, तो इसीलिए ये सी के टाइम पर सेकंड टाइम काउंट हो रहा है। और ये ऑलरेडी एक बार ए में काउंट हो चुका है, तो ये एरिया अगर मैं सी भी लेता हूं तो ये कितने बार काउंट हो रहा है? 2 बार। आया बात? क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? और ये जो एरिया है ये एक बार ए में काउंट हुआ, एक बार बी में काउंट हुआ, एक बार सी में भी काउंट हुआ, तो ओवरऑल ये कितने बार काउंट हो गया? अभी तक के हिसाब से तो 3 बार काउंट हो गया। क्लियर मेरे ख्याल में? अब जब आप ए इंटरसेक्शन भी माइनस करते
तो ये ए है, ये बी है, इन लोग दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब ये पोर्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी। इसको यदि आप एक बार माइनस कर देते हो तो ये जो गलती से 2 बार आ गया था, ये 2 से कितना हो जाएगा, 1। ये जो 3 हो गया था एक बार माइनस के चक्कर में, अब ये हो गया है 2। सिमिलरली जब आप बी इंटरसेक्शन सी माइनस करते तो यू शुड नो कि बी इंटरसेक्शन सी है कौन, ये है बी इंटरसेक्शन सी। एक बार आप अगर इसको माइनस कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो बताओ, ये 2 से कितना हो जाएगा, 1, और ये वाला 2 से कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर जब आप सी इंटरसेक्शन ए माइनस कर रहे हो मतलब आप क्या माइनस कर रहे हो पहले वो सोचो। मेरे को लगता है कि आप ये पोर्शन माइनस कर रहे हो, ठीक है ना। पर इसको भी माइनस करने का इंपैक्ट क्या होगा, देखो देखना ध्यान से। ये अभी कितना था थोड़ी देर पहले, 1 था ना, एक बार और माइनस कर दिया तब ये 0 हो गया। और ये कितना था थोड़ी देर पहले, 2, अब ये कितना हो जाएगा बताओ, 1। अब ये जो 0 हो गया है, लेकिन इसको भी तो एक बार काउंट करना था ना आपको। इस वजह से क्या करा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन है, तो वो यही वाला पोर्शन है। सोच के देखो, इसको एक बार ऐड कर दिया, तो इसको जब एक बार ऐड कर दिया तो जो ये बेचारा 0 हो गया था, अब ये 0 से क्या हो जाएगा बताओ, 1। आया समझ के नहीं आया समझ। तो हियर वी कैन सी कि इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन से भी हमने इन तीनों सर्कल में आने वाला कॉमन अनकॉमन सारे पोर्शन को एक एक बार एग्जैक्टली काउंट किया। इसीलिए इसका आंसर अल्टीमेटली क्या रहेगा, सी। वंस अगेन आई विल से कि देखो फॉर्मूला का वेरिफिकेशन या प्रूफ दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको बस सारा रिजल्ट क्या है कि याद रहना चाहिए। आया समझ। एक बार आप लोग गो थ्रू कर लो फिर क्वेश्चंस कर दो। चलो क्वेश्चंस बिगिन कर रहे हैं। क्वेश्चन सारा बहुत इजी है, गिवन दैट कि आपको ये सारा रिजल्ट जो है वो याद रहे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। इसमें क्या रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल्स टू इतना, एन बी इक्वल्स टू इतना, एंड एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू इतना। पहले में पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। क्या हमको इसका कोई फॉर्मूला पता है, क्या हो जाएगा बताओ। एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, बोलो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन बी का फॉर्मूला का वैल्यू कितना दिया है बताओ, 38, एन ए का वैल्यू 17, एन बी का वैल्यू 23, और माइनस यहां पर कितना, एन ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व करने पे देखो इसको इधर ले आओ लेफ्ट, क्या हो जाएगा बताओ, एन ए इंटरसेक्शन बी 17 प्लस 23 मेरे ख्याल में 40 और माइनस 38 तो आई थिंक 2। ये है आपके पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए सोचो। सेकेंड पार्ट में आपको चाहिए एन ए माइनस बी। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला, बोलो, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या हमारे पास में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, आई थिंक यस। एन ए कितना है 17 और ए इंटरसेक्शन भी अभी भी मिला है कितना 2, तो सॉल्व करके कितना दे देगा बताओ 15। थर्ड वाले पे आ जाओ, आपको चाहिए इस बार एन बी माइनस ए। सॉल्व करो इसको, दिस इज इक्वल्स टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी का आंसर कितना 23 और एन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 2। सॉल्व करने पे आंसर 21। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करना बस। अगला क्वेश्चन देखो, एन ए माइनस बी इज 10, बी माइनस ए इज 8 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज 3। फर्स्ट में पूछा है ए यूनियन बी। अब देखो कॉपी और डिसाइड करो कि ए यूनियन बी का फर्स्ट फॉर्मूला कि सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला वो बेटर रहेगा। देखो आप सेकंड फॉर्मूला क्या था, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ व्हाट, ए माइनस बी प्लस एन ऑफ व्हाट, बी माइनस ए और प्लस एन ऑफ व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक सारे पार्ट का वैल्यू है आपके पास 10 प्लस 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा बताओ 20। गॉट इट। व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, यू नीड एन ए। ओके, ध्यान से सुनना, एन ए मेरे ख्याल में इससे निकाल सकते हैं। एन ए माइनस बी का टेक्निकली फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सोच के देखो, ए माइनस बी का आंसर कितना दिया हुआ 10। दिस इज इक्वल्स टू एन ए तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड, और ए इंटरसेक्शन बी ये दिया हुआ आपको शायद से 3, तो -3। इस 3 को इधर ले आओ, तो एन ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ 13।
डन, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। और ये अगर समझ में आया तो थर्ड वाला खुद से करने का ट्राई करो, सोचो क्या हो जाएगा। थर्ड वाले के लिए आप इस पे फोकस कर सकते हैं। बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या था, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज रिप्लेस करोगे तो बी माइनस ए का आंसर इज 8, दिस इज इक्वल्स टू एन बी माइनस अगेन 3, सो एन बी इज इक्वल्स टू कितना 11। डन, चले आगे। हाँ चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ लो, थोड़ा सोच लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। इसको जानते कौन है ये? नहीं नहीं, ये जाई है। ताऊ जी देखने में ऐसे होते थे, ठीक है, तो वो जाई है, और जाई अगर है तो फिर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का कार्डिनलिटी कितना दिया है 50, ए का कार्डिनलिटी कितना है 30, ए इंटरसेक्शन बी का कितना है 12, और ए यूनियन बी होल्ड ऐसा कितना है 15। और पहले आपसे पूछा है कि एन बी बताओ, और फिर आपसे पूछा है कि बी माइनस ए बताओ, ठीक है। अब आप एक बार कुछ लिखना मत, मैं थोड़ा सा करूंगा, या चलो साथ साथ में लिखते जाओ, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लें, ठीक है। आओ देखो, इससे बिगिन कर रहा हूं। हाँ, एन ए यूनियन बी होल्ड डैश इक्वल्स टू आपको दिया हुआ 15। डू यू रिमेंबर कि किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, यूनिवर्सल सेट का कार्डिनलिटी माइनस उस सेट का कार्डिनलिटी। तो इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, सोचो बताओ। कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट लिखना है मेरे को, और यूनिवर्सल सेट का चेहरा ऐसा दिया हुआ है, तो क्या बोलोगे बताओ, एन ऑफ जाई माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सोचो कि ये क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है पक्का। दिस एम्प्लाइज इस जाई वाले का कार्डिनलिटी कितना बताया हुआ 50 माइनस ब्रैकेट ओपन ए यूनियन बी का यदि ब्रेकिंग करोगे फॉर्मूला के हिसाब से तो क्या आएगा बताओ, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये समझ में आ रहा, क्लियर है। वैल्यूज देखो किसका किसका दिया हो, एन ए का वैल्यू दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया है, इनको यूज कर। सो दिस एम्प्लाइज 50 माइनस, अच्छा एक चीज थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ये ब्रैकेट और इसके बाहर ये माइनस साइन है, तो जब ये अंदर जाएगा तो उसका इंपैक्ट आएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका थोड़ा ध्यान रखना है आप। एन ए का आंसर कितना है 30, सो इट विल बी माइनस 30। फिर एन बी का आंसर तो आप ढूंढ रहे हो शायद माइनस एन बी, और माइनस माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 12, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 15। चलेगा, देखो यहां तक। अब आप सोचो कि सिंप्लीफिकेशन करने पे 50 माइनस ये 50 प्लस 12 कितना हो जाएगा 62, माइनस 30 कितना हो जाएगा 32, और 32 में से 15 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 17, और एन बी जो यहाँ नेगेटिव है वहां जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ऑल टुगेदर सीधा ही बोल देते हैं कि एन बी कितना आ गया हमारा 70। फिर सेकेंड पार्ट के लिए सोचना थोड़ा ध्यान से, एन बी माइनस ए का फॉर्मूला देखो कॉपी में क्या दिया हुआ, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। तो एन बी कितना है आपका 17, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 12, तो माइनस 12 इक्वल टू कितना 5, ये आपका आंसर। डन, क्लियर। चले आगे, देखिए इसको देखिए, इसमें आप घबराइएगा मत कि ये नया सिंबल क्या आ गया, आप इसके जगह टाउ इमेजिन कर लीजिए, इसको हटा के आप टाउ सोचिए। एन टाउ इक्वल टू 700 दिया हो, ठीक है, टाउ नहीं है टी ए यू, ये ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता था, याद रखने के लिए ताऊ जी बोलते, बाकी इसका नाम टाउ है, टाउ, ठीक है। अच्छा देखो, आई विल से कि ये निहायत ही आसान लल्लू सा क्वेश्चन है, आप लोगों को याद ही होना चाहिए। ये याद है ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसको सबसे पहले पलटी बनाने का तरीका डी मॉर्गन्स लॉ। आइए साथ में करते हैं इसको, लिखिए आप लोग भी लिखिए, कार्डिनलिटी ऑफ
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा बताइए? कार्डिनलिटी ऑफ, बोलिए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आया? ये किसके वजह से हुआ? डी मॉर्गन्स लॉ की वजह से। किसके वजह से हुआ? डी मॉर्गन्स लॉ की वजह से। फिर अगर होल डैश है तो उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका यूनिवर्सल माइनस वो सेट, आइए करें। सो दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा हमारे यूनिवर्सल का चेहरा कैसा है? ताऊजी जैसा, तो कार्डिनलिटी ऑफ ताऊजी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ताऊजी का कार्डिनलिटी कितना दिया हुआ? 700, तो ये हो जाएगा आपके 700 माइनस, इसको खोलिए। अच्छा अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो मैं तो बोलूंगा कि सीधा वैल्यू बिठा देते। एक बार सोचो तो इसको खोलने पे क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। एन ए कितना है? 290, एन बी कितना है? 240, ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 110। आओ तो वैल्यू बिठाएं ठीक से, क्या होगा बताओ? 290 प्लस 240 माइनस 110। सॉल्व करने पे यू विल फाइंड कि 700 माइनस 420 आएगा शायद, एंड दिस विल बिकम मेरे ख्याल में 280। ठीक है, कर लो कॉपी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस पे 3 स्टार लगा लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन तो निहायत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अप्रोच अनोखा है इसका। करें, देखिए जब कभी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू का कोई सवाल आ जाए ना, तो आपको समझ लेना है कि एक जो घटिया सा बात हमने पढ़ रखा है कि कार्डिनलिटी ऑफ यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आपको वही लगाना। क्योंकि ग्रेटेस्ट या लीस्ट को सॉल्व करने के लिए ना ग्रेटर देन के लेस देन का हमको सिंबल चाहिए हो। बिना उस सिंबल के सिर्फ अगर इक्वल का साइन रहा तो फिर आप कोई चीज को ग्रेटेस्ट या कोई चीज को लीस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। गॉट इट? तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो मान लो कि एक ही लाइन का है, ध्यान से यहाँ देखो, और नहीं समझ में आया तो पूछ लो। हमारे पास में ऑलरेडी एक फैक्ट है कि कार्डिनलिटी ऑफ यू हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इस क्वेश्चन में कार्डिनलिटी ऑफ यू डायरेक्टली कितना दिया हुआ मेरे? 40, तो यहाँ तो सीधा 40 बिठा ही सकते हैं। 40 ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको चाहो तो थोड़ा घुमा के सोचो, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी is kind of less than or equals to how much? 40 is kind of less than or equals to how much? 40। ये समझ में आ रहा है? अब जरा इस सिचुएशन का बैठ के थोड़ा लंबा सांस लेके सोचो कि इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। ये कह रहा है कि ए यूनियन बी का वैल्यू 40 या उससे क्या होना चाहिए? कम। फिर रिपीट करता हूं, ये कह रहा है कि ए यूनियन बी का वैल्यू 40 या उससे क्या होना चाहिए? कम। 40 या उससे कम मतलब मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 40 तक ही जा सकता है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू का ऑटोमेटिकली आंसर कितना होगा? 40। ठीक है, आया समझ? और यदि आपको ए इंटरसेक्शन बी पे कमेंट करना है तो इसको इसी के फॉर्मूले से तोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान से, सेकंड पार्ट कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन रहे तो पूछ लो। हमारे पास में ऑलरेडी एक रिजल्ट अवेलेबल है कि ए यूनियन बी का आंसर 40 या उससे होना चाहिए कम। ए यूनियन बी का फॉर्मूला सोचोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में एन ए प्लस एन बी माइनस एन क्या? ए इंटरसेक्शन लेस देन इक्वल टू कितना? 40। समझ आ रहा है ये चीज? एन ए सवाल में कितना दिया हुआ? 25। एन बी कितना दिया हुआ? 20। बिठाओ इसको, तो मेरे ख्याल में 25 प्लस 20 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल्स टू 40। 2 मिनट ध्यान से बोर्ड पर देखना एक बार। शिफ्टिंग जो है ना वो नॉर्मल सिचुएशन में जैसा होता है वैसा ही होता है। जैसे यहाँ पर देखो एक बार, मान लो कहीं लिखा हुआ है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5। तो जैसे इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, वैसे ही इसमें भी है कि कोई अगर अपना साइड स्विच करता है तो पहले जो साइन था उसका ऑपोजिट साइन हो जाना चाहिए। कहने का मतलब 40 को अगर मैं वहां से यहाँ लाता हूँ तो 40 वहां कैसा है देखने? पॉजिटिव। यहाँ की क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिमिलरली ये व्यक्ति यहां नेगेटिव है, वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देखो क्या होगा? दिस इंप्लाइज 45 माइनस 40 लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, 45 माइनस 40 का वैल्यू 5, तो आपको मिलेगा ऐसा, देखो 5 लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। घुमा के अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ?
कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी काइंड ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। अब वापस से इस चीज का इंटरप्रिटेशन सोचो कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए, 5 या उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। अच्छा, इसमें एक स्टार चीज दिखाता हूं, इसको भी थोड़ा सा अपन याद रखें। ये स्टेटमेंट एक बार आप देख लो, हाँ ये वाला, इसको पढ़ो तो क्या है, 45 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल्स टू हाउ मच, 40। जरा इसको देखो, सुनना ध्यान से, 45 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल्स टू हाउ मच, 40। इसको सॉल्व करने का एक सीधा तरीका हो सकता है, जैसा मैंने किया आपके लिए, 40 लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फर्दर आगे मूव ऑन करोगे तो ये 5 आ जाएगा, सो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उल्टा करके सोचोगे तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हेंस आंसर। ठीक है, लेकिन किसी स्टूडेंट के दिमाग में यार देखो ऐसा भी आ सकता है कि वो ना 45 को वहां ले जाएगा, उसके साथ क्या होगा देखो, नेगेटिव ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल्स टू कितना, 40 माइनस 45, तो क्या बचेगा बताओ, -5, और वो माइनस माइनस काट लेगा, उसको आंसर अलग मिलेगा। लेकिन एक्चुअली आंसर अलग नहीं मिलना चाहिए। अब इसके पीछे का क्या एक्सप्लेनेशन है उसको सुनो थोड़ा ध्यान से। 100 और 10 में कौन बड़ा कौन छोटा, ये बताओ। 100 बड़ा और 10 छोटा, तो ऐसा होना चाहिए। अब मैं अगर आपको बोलूं कि दोनों साइड आप 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, किसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 100 का 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, और 10 का 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 20। तो यहां अगर मैं लिख लूं 200 और 20, तो मुझे लगता है कि पहले जैसा साइन ऑफ इनइक्वालिटी था, अभी भी वैसा ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा अगर 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन थिंग्स विल ड्रास्टिकली चेंज अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई करो -2 से, ये क्या हो जाएगा बताओ, -200, और ये क्या हो जाएगा बताओ, -20। क्या अभी भी इनइक्वालिटी ऐसे दोगे, अब क्या दोगे आप, ऐसा दोगे। तो ये एक फैक्ट चीज है जो इसके पहले शायद कभी आप लोगों को मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बाकी आज के बाद में याद रखना कि जब कभी भी किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड आप नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हो, तो उस केस में आपको इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस काट काट के आप सेम इनइक्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा बताइए, यदि माइनस काटेंगे आप, और काटने का मतलब क्या है, आइदर यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 और यू आर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -1। तो जो भी कुछ करो उससे होगा क्या, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सिंस यू आर मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन या नेगेटिव नंबर, सो देयरफॉर इनइक्वालिटी हैज टू बी रिवर्स्ड, उसको उल्टा करना पड़ेगा आपको। दिस विल बिकम लाइक दिस एंड अगेन यू विल रीच द सेम सिचुएशन। आया बात समझ। तो एग्जाम में अगर उस रास्ते जाते हो तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें कि नेगेटिव साइन हटाने के लिए आपको दोनों साइड का इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखो, फालतू सही है, कर लेते हैं फटाफट। इन द एडजेसेंट वेन डायग्राम कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास में, और आपको पहले बोला है कि इस रीजन को फिलअप करना है, और फिर बोला है कि इन दोनों का वैल्यू बताना। सोचो एक बार, देखो फटाफट, थोड़ा सोचना जो मैं कह रहा हूं। हाँ, बेसिकली क्या है कि एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है मेरे पास, और उसको इसमें हमको सेटल करना है। तो पहला इंफॉर्मेशन है कि जाई का वैल्यू 80 हो। जाई मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब क्या है कि ये 80 वाला इन्फॉर्मेशन जो है, चलो ठीक है इन्फॉर्मेशन तो हमको दिया, लेकिन हमको लगता नहीं कि एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि ये 80 आदमी कहाँ हो, बिकॉज ये 80 आदमी तो पूरा कहीं पर भी हो सकता है, सारा 80 यहाँ कंसंट्रेटेड होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। तो इस इन्फॉर्मेशन का मैं बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। आया बात समझ, इसे लेवल इग्नोर है। मूविंग ऑन टू एन पी इज इक्वल्स टू 40, मतलब पी के गोले में 40 आदमी आना चाहिए, लेकिन फिर से क्लैरिटी नहीं, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा। एन क्यू इज इक्वल्स टू 28, अगेन कंफ्यूजन से भरा हुआ है, क्यू का गोला तो बहुत बड़ा है, थोड़ा उधर भी है थोड़ा इधर भी है, कहाँ जाएगा 28 पता नहीं। नेक्स्ट आता है एन पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू 2। नाउ दिस इज क्लियर कट इंफॉर्मेशन। पी इंटरसेक्शन क्यू का कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही एरिया है। कौन सा एरिया है बताओ, ये वाला। तो यहां आ जाएगा हमारे पास में 12 एलिमेंट, पहला है। दूसरा, अगर इसमें 12 है और क्यू में टोटल 28 चाहिए, तो उस बगल वाले में कितना होना पड़ेगा, 16, नो अदर ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आप यहां देखो कि पी इंटरसेक्शन आर में 10 है, तो यानी कि पी इंटरसेक्शन आर, तो आर का ही पोर्शन है, पूरा अंदर ही चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। पी में टोटल कितना एलिमेंट चाहिए आपको, 40। पी में ऑलरेडी कितना आ रखा है,
12 10 कितना हो गया 22, 40 तक पहुंचना है आपको, तो कितना बच गया 18, ये हो गया 18। अब नेक्स्ट है कि भाई पूरा में पूरा यूनिवर्सल सेट मिला के 80 होना चाहिए था, गिनो कितना हो चुका है 18 12 मेरे ख्याल में 30, 30 10 40 और 16 56 56 आया बात समझ। हाउ मेनी स्टिल एलिमेंट्स आर रिमेनिंग 24, वो 24 बाहर हो गए इनसे, तो यहां आ जाएगा 24, आया बात समझ। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ P यूनियन Q, तो P यूनियन Q मतलब क्या, सोच के देखो थोड़ा सा। P यूनियन Q आई थिंक ये पूरा सही कह रहा हूं, तो P यूनियन Q में कितना आ जाएगा बताओ 56 सेम। और Q यूनियन R का होल डैश, Q यूनियन R का होल डैश, थोड़ा इसको सोचना, मैं दिखा देता हूं। पहले आप सोचो कि Q यूनियन R होगा कौन सा, तो Q यूनियन R में पूरा Q लेना है, पूरा R लेना है, ये वाला R और ये वाला हो गया आपका Q, ये तो हो गया आपका Q यूनियन R, येलो पोर्शन। और डैश का मतलब है कि इसके अलावा जो बचा है वो चाहिए आपको, तो अलावा जो बचा है गिनो आप, ये रहा 24 और ये रहा 18, कितना हो जाएगा 42 मेरे ख्याल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42। देखो क्लियर है कि नहीं, ठीक है, चलो आज के लिए इतना।